नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए YouTube वीडियो में। आज हम अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने विकास योजना के बारे में आपको बताया, किस प्रकार भारत और राजस्थान में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विकास योजनाएं प्रारंभ की गई है ताकि विकास हो सके। जन कल्याण के लिए हर क्षेत्र में योजनाएं लागू की गई थी। आज हम अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। चलो साथियों, अध्ययन करते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर लोक कल्याणकारी पहल करती है। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता, राजनीतिक व आर्थिक समानता हेतु कई जन कल्याणकारी कानून बनाए हैं, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार। प्राचीन काल से चली आ रही जिम्मेदारी प्रथा के कारण भूमि स्वामित्व की विषमता एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर आई है। आज़ादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर जिम्मेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन कानूनों की आड़ में ही जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ जमीन को हक होने से रोक दिया। जमीनी स्वामित्व की विषमताओं के कारण देश के कई जगह, कई हिस्सों की घटनाएं होने लगी। उसी समय विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के छोटे गांव से गांव तिरुचपल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्वामित्व की विषमताओं को दूर करना था। विनोबा भावे ने भूस्वामियों से उनकी कुल जमीन का 6वां हिस्सा दान में देने की अपील की। पूरे देश में इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिला। भूदान से प्राप्त जमीन का लगभग 1/3 भाग का उपयोग समाज के वंचित वर्ग व आदिवासी भूमिहीनों में बांटने से किया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारंभ किया गया। राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम 1971 भी पारित किया। आज़ादी के समय राजस्थान में 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। राजस्थान का आधे से ज़्यादा भाग रेगिस्तानी व सूखा था। वर्तमान में विभिन्न नई औद्योगिक और आर्थिक शक्तियों के उदय व विकास के कारण राज्य की भूमि व कृषि पर निर्भरता कम हुई है। फिर भी कृषि भूमि व किसान राज्यों की प्राथमिकता में सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। राज्य सरकार भूमि की गुणवत्ता सुधारने व पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधा, नवीन कृषि तकनीकों आदि सुविधाओं के विस्तार हेतु लगातार प्रयासरत है। अब अभ्यास करें। भूमि सुधार कानून कौन कौन से बने हैं, इसकी सूची बनाइए साथियों। अस्पृश्यता उन्मूलन। आधुनिक भारत में राजा राज मोहन राय, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर
महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव को, असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसी तरह राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पूर्व दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि समाज सुधारकों के नाम का उल्लेख किया जा सकता है। उन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु प्रभावी प्रयास किए। समानता लोकतंत्र का आधार है, अतः भारत के प्रत्येक नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना गया है और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। अर्थात संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति में धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत, अस्पृश्यता को दंडित अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिनियम संरक्षण 1955 लागू किया। भारत सरकार ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 ने को अपने यहाँ प्रभावशाली रूप में लागू किया। इसी तरह राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 को भी सख्ती से लागू किया, जिसमें दलितों के आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले तथा उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, बच्चों आदि के कल्याण के कार्य करता है। महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालात बता सकते हैं। राजस्थान के संदर्भ में पंडित नेहरू का यह कथन बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है, जहाँ के इतिहास में कई वीर महिलाएं की गाथाएं देखने को मिलती है। फिर भी राजस्थान के समाज में पितृसत्तात्मक मानसिक व्यवहार, रूढ़िगत मान्यताओं के चलते महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय रही है। लिंगानुपात, साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में राजस्थान की महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारना हमारी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर बहुत कम थी। स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता 52.12% है, जो सन 1991 में मात्र 2.51% थी। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण राज्य सरकार के प्राथमिकता में रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास की सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने के प्रयास सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख प्रयास। राज्य महिला आयोग। राज्य सरकार ने 15 मई 1999 को राजस्थान महिला आयोग का गठन किया गया। यह महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच, राज्य लोक सेवाओं
में महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करने तथा महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाता है। आयोग जनता के सीधी कार्रवाई, जनसंवाद, शिकायत तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करता है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष, 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम महिलाओं को रोजगार देने एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती है। अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रवृत्तियां विकसित करती है और स्वयं रोजगार की राह पर आगे बढ़ती है। इन समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार अवसर उपलब्ध कराती है। घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा के संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्यों से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी उप निर्देशकों बाल विकास योजना अधिनियम द्वारा प्रचेताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य के सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा सुविधा के रूप में अधिकृत किया गया है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला। इस योजना के अंतर्गत किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता, कौशल विकास तथा सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। यह योजना 11 से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखकर की गई थी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, विद्यालय में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियम को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालय के निर्माण में वृद्धि जैसे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून भी विद्यमान हैं, जैसे हिंदू उत्तराधिकारी दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956 संशोधन 2005 में किया गया, दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925 संशोधन 1986 और 2006। गतिविधि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की सूची बनाइए। मतदान प्रक्रिया। विद्यालय में बाल संसद के चुनाव हो रहे थे।
सभी विद्यार्थी मतपत्र पर निशान लगा कर अपनी पसंद की कक्षा प्रतिनिधि का समर्थन कर रहे थे। तभी गीता शिक्षक से पूछती है कि गुरुजी, क्या विधानसभा व लोकसभा के लिए भी प्रतिनिधियों का चुनाव इसी तरह किया जाता है? गुरुजी ने बताया कि यह अधिकांश चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम के प्रयोग में मतपत्र पर मोहर लगाने के स्थान पर मशीन का बटन दबाकर अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। इस ईवीएम द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। इसमें से अंतिम बटन नोटा विकल्प का होता है। इस प्रक्रिया में मतदान केंद्रों का निर्धारण, मतदाता सूची का प्रकाशन, उम्मीदवारों की सूची, ईवीएम को चुनाव हेतु तैयार करना आदि कार्य शामिल है। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर द्वारा एक मतदान दल का गठन किया जाता है। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी व अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। मतदान केंद्र में प्रत्येक प्रवेश करते ही मतदान के नाम का मतदाता सूची में मिलान किया जाता है। इसके बाद मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर एमिट स्याही लगाई जाती है। मतदाता रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर करने के बाद मतदाता ईवीएम मशीन पर वोट डालने के लिए मतदान केबिन में प्रवेश करता है। वहां वह ईवीएम का बटन दबाकर गुप्त रूप से अपना वोट डालता है। इस प्रकार मतदान प्रक्रिया पूर्ण होती है। आजकल ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का उपयोग किया जाता है। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी इसके प्रमुख उम्मीदवार या प्रतिनिधि की उपस्थिति में ईवीएम के मतों की गणना करवाता है। नोटा देखिए साथियों, क्या होता है नोटा? चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार को अलग मतदान उपयुक्त नहीं मानता है तो वह अंतिम नोटा बटन दबाकर अपना मत सुनिश्चित कर सकता है। नोटा का मतलब होता है चुनाव में जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से कोई भी उम्मीदवार आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं साथियों। वीवीपीएटी का पूरा नाम वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। यह एक प्रिंटर युक्ति है। इसको ईवीएम के बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा एक बैलेट पर्ची प्रिंट होती है जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक, नाम व चुनाव चिन्ह अंकित होता है। यह पर्ची 7 सेकंड तक पारदर्शी बॉक्स में मतदान को दिखाई देती है। इसके बाद पर्ची प्रिंटर में ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है। विप की आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इससे मतदाता यह जान सकता है कि उसके जिस उम्मीदवार को वोट दिया है
उसे ही वोट मिला है या नहीं। इसके उपयोग से निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता व विश्वसनीयता बढ़ी है। मतगणना में विवाद की स्थिति में इन पर्चियों की सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार गीता अन्य विद्यार्थियों के मतदान प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता स्वीप। मतदाताओं, नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कहते हैं। इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य हैं: सूचित मतदान, निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान। सूचित मतदान, जागरूकता के साथ मतदान। सूचना का अधिकार। कभी कभी समाज के विभिन्न वर्गों व सामाजिक संगठनों द्वारा किसी खास कानून को बनाने के लिए सरकार की मांग की जाती है। इन मांगों के प्रति सरकार संवेदनशील होते हुए कानून का निर्माण करती है। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान के राजसमंद जिले की भीम तहसील के देवडूंगरी गांव में मजदूरों एवं किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जैसे हाजिरी और भुगतान रजिस्टर की प्रतियां मांगने के लिए संघर्ष किया। इस मांग के आधार पर सन 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य बना। धीरे धीरे सूचना के अधिकार का संघर्ष आंदोलन का रूप लेते हुए राष्ट्रव्यापी हो गया। जनता की भावना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। यह कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी एवं पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ। इस कानून के माध्यम से आम व्यक्ति सरकार अथवा किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा को सरल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम सन 2009 में बनाया गया। इसी तरह राजस्थान सरकार ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 बनाया, जो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक का प्रावधान किया गया है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। इस अधिनियम के तहत बच्चा अपनी आयु अनुसार निर्धारित कक्षा में कभी भी प्रवेश ले सकता है। निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होती है, जिसके बदले सरकार द्वारा तय राशि निजी स्कूलों को दी जाती है। बाल अधिकार। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते
को पारित किया गया था। बाल अधिकार समझौता पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत ने 1972 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिद्वंद्विता व्यक्त की है। बच्चों के ये अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार शामिल है। राज्य बाल संरक्षण आयोग एवं राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति बाल संरक्षण के मुद्दों की सामुदायिक स्तर पर क्रियान्विति व जागरूकता हेतु कार्य करती है। चाइल्ड हेल्पलाइन राज्य के कठिनाइयों को में घिरे पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन सेवा 1098 टोल फ्री टेलीफोन सेवा संचालित की जा रही है। राजस्थान में बाल संरक्षण की चुनौतियों जैसे बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, बाल लिंगानुपात, बाल श्रम, कुपोषण आदि के उन्मूलन एवं सुधार के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। यह भी जाने राजस्थान संपर्क पोर्टल। राज्य सरकार ने सितंबर 2019 को जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्या का निराकरण करने का अभिनव प्रयास प्रारंभ किया है। इस पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हुए बिना समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। पंचायत समिति और जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। सिटीजन कॉल सेंटर 181 से शिकायत को दर्ज कराने व उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। साथियों, साइबर सुरक्षा व साइबर अपराध यह सबसे ज़्यादा वर्तमान में पैर पसार रखे हैं साइबर क्राइम ने। इससे बचकर रहना है साथियों आपको भी। यह एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को साइबर अपराध से बचाने एवं सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ और आईटी के प्रशिक्षित लोग इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं। साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार। बदलती तकनीकी के कारण हमारी सुरक्षा हमारे लिए काफ़ी चुनौती भरा काम हो गया है। साइबर धमकियां, अपराधों से बचने के लिए हमारी जानकारी को सुरक्षित रखना काफ़ी ज़रूरी है। रैनसमवेयर यह एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक से राशि वसूलते हैं और तभी उसका सिस्टम को छोड़ता है। मॉलवेयर यह कंप्यूटर की किसी फाइल या किसी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसा कि कंप्यूटर वायरस, वर्म, ट्रोजन आदि। साइबर धोखाधड़ी इसमें वार्तालाप
के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है ताकि उनके निजी डाटा, पासवर्ड आदि की जानकारी ली जा सके। फिशिंग व स्पूकिंग इसके उदाहरण हैं। फिशिंग यह एक तरह का ठगी का तरीका है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थानों के नाम से फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं। इस तरह के मेल का उद्देश्य जरूरी डाटा को चुराना होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की जानकारी। स्पूकिंग इसमें ठगी करने वाला व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने से किसी अन्य का पहचान या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। साइबर सुरक्षा के उपाय। साइबर सुरक्षा के लिए अपने पासवर्ड या एटीएम पिन को गोपनीयता रखें एवं समय समय पर बदलते रहें। अपने कंप्यूटर व लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। किसी को भी फ़ोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी न दें। एटीएम व बैंक खाते से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल संबंधित बैंक को दें। साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वर्तमान समय इस राज्य के विकास के लिए ऐसी कई प्रकार की राजकीय प्रयास की पहल की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिकों को यह एहसास दिलाने के लिए कि उसका मत देश के लिए महत्वपूर्ण है, स्वीप व मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। समस्त वर्गों के कार्य के प्रति जवाबदेही हेतु सूचना का अधिकार तो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून बेहतरी के लिए बनाया गया है। वहीं नवीन तकनीकी को अपनाने व अपने कार्य को सुगम बनाने के साथ छिपे चले गए आए साइबर अपराधों से बचने के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जागरूकता एवं सामाजिक सुधार हेतु किए जाने वाले राजकीय प्रयास भी उस राज्य के प्रगति पथ पर आगे बढ़ाते हैं। शब्दावली देखिए साथियों। नोटा इसमें से कोई नहीं। वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल स्वीप सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता। धन्यवाद साथियों। आज का अध्याय समाप्त हो गया है। कल अगला अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद साथियों, जो आपने वक्त निकाल कर इस अध्याय का अध्ययन किया।